नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त काल के विषय में। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो अगर उसमें जीएस है और इतिहास है, जीएस है तो स्वाभाविक इतिहास होगी, तो इस इतिहास को कम शब्दों में कवर कर पाना है एक काफ़ी टेढ़ी खीर होती है। कभी नहीं समझ में आता है क्या पढ़ें या ना पढ़ें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज ला रहा हूँ लेक्चर वाइज, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रख रहा हूँ कि जो भी पॉइंट शामिल करूँ कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रख रहा हूँ कि वो ऐसे भी फैक्ट को शामिल किया जाए जहाँ पर कॉमन सेंस के द्वारा जो है क्वेश्चन सही किए जा सकें, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हर एक फैक्ट को याद कर पाना आसान नहीं होता है। तो चलिए, गुप्त साम्राज्य को भी ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, बाघ की गुफाएं, बाघ में कितनी गुफाएं? 9 गुफाएं, जिन्हें ग्वालियर के समीप विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया है, गुप्तकालीन चित्रकला की उत्कृष्ट झांकी प्रस्तुत करती है। तो एक तो यही बन जाता है कि बाघ की गुफाएं की संख्या कितनी? 9 है। कहाँ पर है? तो विंध्य पर्वत को इनको काट कर बनाया गया है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। भीतर गांव स्थित गुप्तकालीन लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किससे हुआ? ईंटों से हुआ है। नारद ने 15 प्रकार और मुनिस्पृत ने 7 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। गुप्तकालीन कुछ अभिलेखों में विष्णु के लिए मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया गया है। समुद्रगुप्त की तस्वीर को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्तकाल में कला और साहित्य में सर्वाधिक उन्नति चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हमको देखने को मिलती है। देखिए, गुप्त काल में हम लोग बात करते हैं कि ये कला और साहित्य के हिसाब से काफ़ी उत्कृष्ट समय है, लेकिन अगर इसमें भी और डीप जाए और ये पूछा जाए कि गुप्त काल में कौन सा शासक था जिसके काल में कला और साहित्य में सर्वाधिक उन्नति हुई, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसलिए इसके शासन को, किसके शासन को? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अजंता, अजंता पहले है कहाँ ये समझ लेते हो, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कि गुप्तकालीन गुफाओं की कुल संख्या जो है 30 है, परंतु इनमें से सिर्फ 6 ही शेष हैं। और इसमें से जो गुफा नंबर 17 है उसको चित्रालय कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, और ये 9 रत्न कौन थे? कालिदास, धन्वंतरि, वराहमिहिर, वरुच, कुछ प्रमुख नाम उनमें से हैं। देखिए, 9 रत्न थे, यहाँ पर 4 नाम की बात की गई है, कालिदास, धन्वंतरि, वराहमिहिर और वरुच। फायान नामक चीनी यात्री चंद्रगुप्त के समय भारत आया था। अपनी भारत यात्रा के दौरान उसने 6 वर्ष भ्रमण किया और 6 वर्ष अध्ययन किया, और इन 6 वर्ष में से 3 वर्ष संस्कृत सीखने में व्यतीत किए। आप लोग जानते हैं कि जो फायान चीनी यात्री था उसका तात्पर्य यही था कि जो यहाँ के बौद्ध धर्म है संस्कृत भाषा में उनको संकलित किया जाए और उसको अपने साथ ले जाया जाए। तो चूंकि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में होने के कारण, चूंकि उसमें संस्कृत ही मेन भाषा होती थी, या मेन भाषा न कहें, ग्रंथों की भाषा संस्कृत ही ज़्यादातर होती थी, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता था कि संस्कृत को पहले सीखा जाए। तो इसीलिए उन्होंने 3 वर्ष संस्कृत सीखा। फायान के अनुसार अशोक के राजमहल को देवताओं का निर्मित बताया गया। यानी फायान जो है यहाँ अशोक के राजमहल से इतना प्रभावित था कि उसकी निर्माण कला को देखकर फायान का कहना था कि ये जो राजमहल है वो देवताओं के द्वारा निर्मित हुआ होगा, ऐसा लगता है। यहाँ मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था और लोग क्रय विक्रय हेतु कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फायान बौद्ध धर्मानुयायी था। भारत आगमन का उसका उद्देश्य बौद्ध स्मृतियों और हस्तलिपियों को खोजना था। और ये देखिए, यहाँ पे समय भी दे दिया है जिस समय के दौरान फायान भारत में रहा, 399 से 411, यानी 12 वर्ष टोटल। कुमार गुप्त प्रथम को महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश के शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम के ही प्राप्त होते हैं। यानी गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख अगर हम बात करें किसके थे, तो गुप्त प्रथम के, कुमार गुप्त प्रथम के थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीतरी स्तंभ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के समय भारत पर होड़ों का आक्रमण हुआ जिसमें चंद्रगुप्त की विजय हुई। स्कंदगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया। तो काफ़ी फेमस देखिए सुदर्शन झील है, इसको आप थोड़ा सा गूगल जरूर कर लीजिएगा। पुष्यभूत वंश, या जिसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। बाणभट्ट के अनुसार पुष्यभूत वंश का संस्थापक पुष्यभूत था। हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर वर्धन इस वंश का 4था शासक था और उसने महाराजा धीराज एवं
परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। तो परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी? प्रभाकर वर्धन, जो कि वर्धन वंश का चौथा शासक था। हर्षवर्धन इस वंश का एक ऐसा राजा था जो अपनी दानवीरता के लिए याद किया जाता था। कैसी दानवीरता थी? तो इसका भी हमें उल्लेख मिलता है कि वह दान हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग आता था और यहाँ पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था एवं इसमें वह अपने वस्तु तक का दान कर दिया करता था, यानी जो कुछ था सब कुछ दान कर देता था। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। ज्ञातव्य हो कि इससे पहले राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, यानी पहले राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी और बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर ली। हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्ष को शिलादित्य और साहित्यकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि था। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका हर्ष द्वारा संस्कृत में लिखे गए उत्कृष्ट नाटक हैं। मयूर हर्ष के समय का एक प्रमुख कवि था जिसने सूर्य शतक की रचना की। तो देखिए आगे प्राचीन मध्य एवं प्राचीन भारत के अन्य राजवंश की बात आ रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश की स्थापना 725 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम द्वारा की गई। नागभट्ट प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। इस वंश के लोग स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। किसके? गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग। ग्वालियर प्रशस्त लेख से इस वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 300 वर्षों तक प्रतिहारों ने भारत पर अरबों के हमलों से, जो अरबवासी थे उनके हमलों से सुरक्षित रखा भारत को। मीर भोज या भोज प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसके शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश राज्य की राजधानी कन्नौज थी। महेंद्रपाल, जो कि भोज प्रथम का उत्तराधिकारी था, के दरबार में काव्य मीमांसा को लिखने वाला कवि राजशेखर था। इस वंश के शासक राज्यपाल द्वितीय ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली। परिणाम स्वरूप कुछ चंदेल वंशियों ने इसका वध करवाकर इसके पुत्र त्रिलोचन पाल को राजा बना दिया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। कुछ विद्वानों का मत है कि मुस्लिम विजय से पहले गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तरी भारत का अंतिम महान साम्राज्य था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाल वंश, बंगाल के पाल वंश की। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, जो कि बौद्ध धर्म का प्रबल अनुयायी था। कन्नौज यानी मध्य भारत पर नियंत्रण हुए पाल शासकों का प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से संघर्ष का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ओडंगपुरी के बौद्ध विहार का निर्माण गोपाल द्वारा कराया गया। बौद्ध शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी के कार्यकाल में हुई। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? पाल वंश का देवपाल था, जिसने गुर्जरों और हुणों को पराजित कर उत्कल तथा कामरूप पर अधिकार कर लिया था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? मदनपाल था। और धर्मपाल ने 50 धार्मिक संस्थानों की स्थापना की एवं महान बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण भी प्रदान किया। बौद्ध कवि व्रजदत्त देवपाल के दरबार में रहता था। लोकेश्वर शतक इसकी प्रमुख रचना थी। इसके बाद बात करेंगे बंगाल की सेन वंश की। पाल वंश के पश्चात बंगाल पर सेन वंश ने शासन किया। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन नामक सामंत था, जिसे ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का चौथा शासक बल्लाल सेन एक योग्य प्रशासक और लेखक था। अद्भुत सागर, जो कि खगोल विज्ञान पर आधारित है, एवं दान सागर बल्लाल सेन की प्रमुख कृतियां हैं। बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन के समय 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इसकी राजधानी लखनौती को नष्ट कर दिया था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव, धोई और हलायुद्ध जैसे विद्वान थे। जयदेव की कृति आपको याद होगी गीत गोविंद, जबकि धोई की कृति है पवनदूत। हलयुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। तो दोस्तों हमने अभी तक सेन वंश को पढ़ा। आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने सार्थक क्लासेस का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले समय में वहाँ पर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत सारा मैटर मिलने वाला है और मैं ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को कंबाइंड रूप से कम महीने में 1-2 क्विज मिल जाए, वहाँ पे मतलब मॉक टेस्ट मिल जाए, जैसा कि ऑनलाइन टेस्ट होता है। और साथ ही साथ अगर आप अपने जीएस पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के मार्गदर्शन में या किसी भी एकेडमिक इंटरव्यू की तैयारी सार्थक क्लासेस के मार्गदर्शन में करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो चलिए जल्दी से इसको पूरा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके मस्तिष्क पटल पर सही तरीके से सेट हो जाए और जिस समय आपको उसकी ज़रूरत हो वो सही से आपको याद आए। तो हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य में पिछले वीडियो में पढ़ा था और उसी के जो कुछ फैक्ट्स शेष थे उससे इस वीडियो को हमने आज स्टार्ट किया था। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी 9 है और इनका ये कहाँ पर निर्मित है, तो ये स्थित है ग्वालियर के समीप विंध्य पर्वत पर। यहाँ पर विंध्य पर्वत को काट कर ये बाकी गुफाएं बनाई गई हैं और बाकी गुफाएं जो है गुप्तकालीन चित्रकला की उत्कृष्ट झांकी प्रस्तुत करती हैं। भीतरगांव स्थित जो गुप्तकालीन मंदिर पर है लक्ष्मण मंदिर, किससे इसका निर्माण हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। और नारद ने 15 प्रकार और मनुस्मृति ने 7 प्रकार के दासों को वर्णन किया है। गुप्तकालीन कुछ अभिलेखों में विष्णु के लिए मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया गया है। समुद्रगुप्त की तस्वीर को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त काल में कला और साहित्य में सर्वाधिक उन्नति चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में देखने को मिलती है, इसलिए इसके शासनकाल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अजंता यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र की गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता में, और इनकी संख्या वास्तव में तो 30 है, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो केवल 6 ही गुफाएं शेष है। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से जो गुफा नंबर 17 है उसको चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिनके कुछ प्रमुख नाम आप लोग जानते हैं, कालिदास, धन्वंतरि, वराहमिहिर और वररुचि। फाहियान नामक चीनी यात्री किसके समय भारत आया, तो चंद्रगुप्त के समय भारत आया था। अपनी भारत यात्रा के दौरान उसने 6 वर्ष तक भ्रमण किया और 6 वर्ष अध्ययन, जिसमें से 3 वर्ष संस्कृत सीखने में व्यतीत किए। फाहियान के अनुसार अशोक के राजमहल को देवताओं से निर्मित किया गया था। यहाँ मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था और लोग क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फाहियान बौद्ध धर्मानुयायी था। भारत आगमन का उद्देश्य उसका जो था बौद्ध स्मृतियों और हस्तलिपियों को खोजना था और लगभग 399 से 411 ईस्वी के बीच वो भारत में रहा। कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रदत्त के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश के शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त होते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई। भीतरी स्तंभ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के समय भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ, जिसमें स्कंदगुप्त की विजय हुई। स्कंदगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी कराया गया। बाण भट्ट के अनुसार पुष्पवती भूमि का संस्थापक पुष्यभूति था। हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था और इसने महाराजा धीराज और परमा भट्टारक की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का एक ऐसा राजा था जो अपनी दानवीरता के लिए याद किया जाता है। वह दान हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में दान हेतु महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था और इसमें से वह अपने वस्तु तक का दान कर दिया करता था। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। ज्ञातव्य हो कि इससे पहले राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को शिलादित्य और साहित्यकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि था। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्ष द्वारा संस्कृत में लिखे गए उत्कृष्ट नाटक हैं। मयूर हर्ष के समय का एक प्रमुख कवि था जिसने सूर्य शतक की रचना की। प्राचीन मध्य और प्राचीन भारत कुछ अन्य राजवंश पर नजर डालते हैं तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 725 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम द्वारा की गई। नागभट्ट प्रथम का वास्तविक नाम हरिश्चंद्र था। इस वंश के लोग स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। किसे? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में अगर बात करें तो ग्वालियर प्रशस्त अभिलेख से इस वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 300 वर्षों तक प्रतिहारों ने भारत पर अरबों के हमलों से भारत को सुरक्षित रखा। मिहिर भोज या भोज प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसके शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश राज्य की राजधानी कन्नौज थी। महेंद्रपाल जो कि भोज प्रथम का उत्तराधिकारी था के दरबार में काव्य मीमांसा को लिखने वाले कवि राजशेखर थे। इस वंश के शासक राजपाल द्वितीय ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली। परिणाम स्वरूप कुछ चंदेल वंशियों ने इसका वध करवाकर इसके पुत्र त्रिलोचनपाल को राजा बनाया। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। कुछ विद्वानों का मत है कि मुस्लिम विजय से पहले गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तरी भारत का अंतिम महान साम्राज्य था। अब बंगाल के पाल वंश पर नजर डालते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, जो कि बौद्ध धर्म का प्रबल अनुयायी था। कन्नौज पर नियंत्रण है पाल शासकों का प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से संघर्ष का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ओढ़ंदपुरी के बौद्ध विहार का निर्माण गोपाल द्वारा कराया गया। बौद्ध शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी
गोपाल द्वारा ही गोपाल के शासनकाल में ही हुई। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक यानी पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? देवपाल था, जिसने गुर्जरों और हुणों को पराजित कर उत्कल और कामरूप पर अधिकार कर लिया था। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल था। धर्मपाल ने 50 धार्मिक संस्थानों की स्थापना की एवं महान बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण भी प्रदान किया। बौद्ध कवि ब्रजदत्त देवपाल के दरबार में रहता था। लोकेश्वर शतक इसकी प्रमुख कृति है। और इसके बाद हम सेन वंश की बात कर ले। पाल वंश के पश्चात बंगाल पर सेन वंश ने शासन किया। सेन वंश का संस्थापक सेन नामक सामंत था, जिसे ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का चौथा शासक, किसका? सेन वंश का चौथा शासक बल्लाल सेन एक योग्य प्रशासक और लेखक था। अद्भुत सागर यानी खगोल विज्ञान पर आधारित है ये अद्भुत सागर और दान सागर बल्लाल सेन की प्रमुख कृतियां हैं। बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन के समय यानी 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इसकी राजधानी लखनऊ को नष्ट कर दिया था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव धोई और हलायुद्ध जैसे विद्वान थे। जयदेव की कृत गीत गोविंद है और धोई की कृत पवनदूत है। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और अभी आपके जीएस में बहुत सारे टॉपिक है। अभी ज्योग्राफी देखना है, मैथ देखनी है, साइंस देखनी है, तो धीरे धीरे करके सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स सार्थक क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे इस वीडियो को समय देने के लिए। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।